Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic features of a company. So a company in India could be formed under the Indian Companies Act 1956 and later on we have the Companies Act 2013. तो पुराने वाला एक्ट थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया था 1956 वाला. सो नाउ वी हैव द कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें रेगुलरली बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं. तो अगर हम कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो कंपनी का मतलब है बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. तो पहले 1956 के एक्ट के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती थी और अब 2013 के अंडर होती है. सो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि चाहे आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो, चाहे आप किसी प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, यानी कि 1956 के अंडर आप रजिस्टर्ड हो, तब आप कंपनी की कैटेगरी में फॉल करोगे. तो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. अगर एक कंपनी ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बनी हुई है तो उसको नए एक्ट के अंडर खुद को री रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत बेसिक फीचर है कंपनी का कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, यानी कि इसे लॉ ही बनाता है और इसे लॉ ही ख़त्म कर सकता है. ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, सिर्फ लॉ में ये एग्जिस्ट करता है. आप इसको टच नहीं कर सकते. आप जियो कंपनी को टच नहीं कर सकते हो ना, वो तो लॉ ने उसे बनाया है. सो इसके पास कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो एक आम इंसान के पास होते हैं. जैसे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, वैसे ही कंपनीज भी अपने नाम में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ली जा सकती है, बेची जा सकती है, कंपनी पे फाइन भी लगाया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पे लगाया जाता है फाइन. ओके, उसके बाद एक इंडिविजुअल सिटीजन होता है. जैसे मैं और आप, हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, बट कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. कंपनी पे सिटीजनशिप एक्ट लागू नहीं होता है. ओके, कंपनी ऐसा हो सकता है कि डोमिसाइल है कि कंपनी इंडियन है, कंपनी फॉरेन कंपनी है, लेकिन कंपनी को कोई सिटीजनशिप नहीं मिलता है जैसे कि इंडिविजुअल्स को मिलता है. अब पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म की ना अपनी कोई अलग लीगल पहचान नहीं होती है. कंपनी की अपनी एक अलग लीगल पहचान होती है, अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है अपने मेंबर से डिफरेंट. देखो, अब अंबानी जो है, मुकेश अंबानी, उनकी जो लीगल पोजीशन है वो डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट पर्सन है. जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस की जो अलग अलग कंपनीज हैं जैसे जियो है, वो सेपरेट है. दोनों को हम सेम नहीं मान सकते. ये डिसाइड हुआ था सैलमन वर्सेस सैलमन, एक केस हुआ था, बहुत फेमस है. उसमें सैलमन नाम के एक पर्सन ने कंपनी बनाई, उस कंपनी के कुछ शेयर्स अपने पास रखे और एक दो शेयर्स मतलब अपने बच्चों को, बीवी को, उनको दे दिए, और कुछ ऐसे बाकी दो चार और शेयर होल्डर्स थे. अब उसने क्या किया, कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, कुछ तो उसने शेयर्स के तौर पे इन्वेस्ट करे और कुछ उसने पैसे कंपनी को डेट दिए. कंपनी बनाई भी सैलमन नहीं थी, उसने उस कंपनी को बना के उसको डेट के तौर पे पैसा दिया. कंपनी बाद में डूब गई. तो हमेशा ऐसा होता है, जो सिक्योर्ड डेटर्स होते हैं उनको पहले पैसा मिलता है, फिर अनसिक्योर्ड डेटर्स को पैसा मिलता है कंपनी डूबने पे, फिर शेयर होल्डर्स को मिलता है. अब सबसे पहले शेयर डेटर कौन था? सैलमन खुद था. उसने कंपनी को 10,000 पाउंड दे रखे थे. तो अब उसने 10,000 पाउंड ले लिए. तो बाकी के जो लोग हैं जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोला कि देखो, कंपनी भी इसी ने बनाई, इसी ने डेट भी दे दी कंपनी को, और सबसे पहले पैसा भी इसको मिल गया. वो लोग कोर्ट चले गए कि ये और कंपनी तो सेम ही बात है, सैलमन और सैलमन की कंपनी एक ही चीज़ है. तब कोर्ट ने बोला था कि नहीं, सैलमन एक इंसान है और उसकी कंपनी डिफरेंट है. उसने एज अ पर्सन उस कंपनी को लोन दिया था और वो कंपनी डूब गई, तो उस पे पहला हक सिक्योर्ड क्रेडिटर का होता है. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर सैलमन है. आप सैलमन और उसकी कंपनी को सेम नहीं मान सकते हो, दे आर बोथ सेपरेट. अगर मैं आज एक कंपनी बनाती हूँ मेगा वेंचर्स नाम से और मैं उस कंपनी को लोन देती हूँ, आई एम डिफरेंट एंड माई कंपनी इज डिफरेंट. ये इस केस में बताया गया था. आप दोनों को सेम नहीं मान सकते हो. ठीक है. उसके बाद कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है. अब मैंने अगर कंपनी में मेरा 1% का शेयर है, मैंने 1% के हिसाब से 10 लाख के शेयर्स खरीदे कंपनी के, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ वो 10 लाख देने की है. कल कंपनी डूब जाए, अगर मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ 1% की, तो मैं 1% की मालिक हूँ. कंपनी को मान लो कल 100 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है. मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीदे थे, मुझे 10 लाख ही देने थे. मेरी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं होती लाइबिलिटी. ठीक है. कल कंपनी डूब जाएगी तो मेरे पर्सनल एसेट्स को नहीं छेड़ा जा सकता. कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के नाम पे हैं, उनको देखो. आई एम नॉट बाउंड टू कंट्रीब्यूट एनी मोर.
जितना मेरा शेयर्स में पैसा मुझे देना था मैंने दे दिया, उसके अलावा मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन का। देखो नॉर्मली मान लो मेरी दुकान है, मेरी डेथ होगी, मेरी दुकान बंद, मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मैं और बी का एक पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी का पार्टनरशिप फर्म है, ए की डेथ होगी, पार्टनरशिप फर्म खत्म। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है। कंपनी को जब तक वाउंड अप ना किया जाए लीगली तब तक कंपनी चलती रहती है। कंपनी के लोग आए जाएं, डेथ हो, इंसॉल्वेंट हो जाएं, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी सदा रहती है जब तक कि उसको लीगली क्लोज ना किया जा सके। सो कंपनी एक लीगल एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी, ऑन इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स। एक बार कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बन जाती है, तो कंपनी की ओनरशिप होती है अपने एसेट्स के, अपने पैसे पे। ठीक है, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। अगर मैं एक कंपनी फॉर्म करती हूँ, मान लो एडुटैप मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, मेरे नाम पे नहीं होगी, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब वैसे तो कंपनी के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं। अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनके शेयर्स खरीदना बेचना तो बहुत आसान है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनकी शेयर ट्रांसफरेबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। और ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी दिया रहता है कि ट्रांसफरेबिलिटी को क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। डिपेंडिंग अपॉन, अगर पब्लिक कंपनी है तो मैं ओपन मार्केट में भी सेल कर सकती हूँ अपनी कंपनी के शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर मेरे शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। फिर बात करते हैं कॉमन सील की। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स पे साइन करती हूँ, आप साइन करते हो, अब कंपनी कोई इंसान तो नहीं है कि खुद से आके साइन कर देगा, है ना, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू एक्ट करती है। तो अब लेकिन स्टिल कंपनी के डॉक्यूमेंट है तो कंपनी के साइन तो होने चाहिए, तो कंपनी साइन नहीं कर सकती। कंपनी का ना एक ठप्पा होता है, सील होती है, जिसे हम कॉमन सील बोलते हैं। तो जैसे मुझे साइन करने हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो साइन कर दूंगी, कंपनी सिग्नेचर खुद से नहीं कर सकती, तो कंपनी का कॉमन सील लगता है। तो कंपनी का या तो कॉमन सील लगता है या फिर एक अमेंडमेंट किया गया था कंपनीज एक्ट के अंदर जिसमें ये बोला गया कि कॉमन सील रखना कंपनी के लिए ऑप्शनल है। कंपनी चाहे कॉमन सील भी रख सकती है या फिर कॉमन सील की जगह वहां पे कंपनी के 2 डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी चलेगा। कि जियो कंपनी ने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने, या तो जियो कंपनी का ठप्पा लग जाए, कॉमन सील लग जाए, या कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट वेल की। देखो मैंने आपको भी बताया कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं। मुकेश अंबानी इज सेपरेट एंड जियो कंपनी इज सेपरेट। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि ये जो रूल है ना कि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग हैं, अगर कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है तो ये कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट भी किया जाता है। वैसे कॉर्पोरेट वेल होती है, पर्दा होता है शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में कि सब कुछ कंपनी के नाम पे हो रहा है, हम तो सिर्फ शेयर होल्डर्स हैं, कि कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो कंपनी चलती तो इंसानों से ही है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट वेल है शेयर होल्डर्स और कॉर्पोरेशन के बीच में, कंपनी के बीच में जो पर्दा है, इसका फायदा उठाया जा रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है, इलीगल एक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केस पड़े तो कहते हैं कि हमने थोड़ा ना कि ये तो कंपनी ने की है, उन केसेस में जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। ये जो सेपरेशन है कि कंपनी अलग होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग आइडेंटिटी रखते हैं, इसे खत्म भी किया जा सकता है अगर ये कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारे कंपनीज के कुछ फीचर्स थे। अब हमें थोड़ा सा कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। कंपनीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 था, 2013 है। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कंपलसरी नहीं बनाता है रजिस्ट्रेशन को, ऑल्दो रजिस्ट्रेशन करना बेनिफिशियल रहता है, बट कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर करना ही करना है। कंपनीज जो होती हैं, अगर पब्लिक कंपनी है मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है। 1 पर्सन कंपनी होती है कंपनी, उसमें एक ही मेंबर होता है।
तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स की बात है। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं अंडर द कंपनीज रूल्स। ये भी अभी वैसे गवर्नमेंट ने 50 अलाउ कर रखे हैं, लेकिन वैसे मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट होती है, पार्टनरशिप फर्म अपने मेंबर से सेपरेट नहीं होती है। ठीक है, लीगली कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है और वो प्रॉपर्टी उनकी सेपरेट होती है, मेंबर्स की नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द फर्म एंड इज ओन्ड थ्रू इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई प्रॉपर्टी रखता है तो वो ओन तो करता है, लेकिन अपने पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स है उनके थ्रू ओन करता है। कंपनी को संभालने के लिए कौन है, मैनेज करने के लिए कौन है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं कि ये हमने बोर्ड बना दिया, ये कंपनी मैनेज करेगा। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर मैनेज करते हैं। कुछ पार्टनर्स होते हैं जिन्हें हम डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, वो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। अदरवाइज पार्टनर्स ही कंपनी को मैनेज कर, जो पार्टनरशिप फर्म है उसे मैनेज करते हैं। कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। पार्टनरशिप फर्म जो है इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई मर गया, कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई है ना, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो खत्म हो जाता है वहां पे। फिर कंपनी जो है वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी की बात करें तो एक टाइप की कंपनी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको छोड़ के बाकी सारे टाइप की कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड रहती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गया तो पार्टनर्स का घर तक बिक सकता है पैसा क्रेडिटर्स का वसूलने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक कंपनी का शेयर खरीदना है तो सारे मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 पार्टनर हैं, तीसरा पार्टनर अगर लेके आना है तो ये दोनों पार्टनर्स मानने चाहिए, तभी तीसरा पार्टनर आएगा। अगर चौथा लाना है तो पुराने 3 मानने चाहिए। कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कंपनी के केस में किसी की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म के केस में डेथ होने पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, मान लो ये कुछ भी करते हैं ना तो बाकी भी उससे बाउंड हो जाते हैं उस एक्ट से। अगर आप और मैं एक पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं ना, हम दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं जो करूंगी उसके लिए आप बाध्य हो, मेरा पार्टनरशिप फर्म भी बाध्य रहेगा। और अगर आप कुछ करते हो तो मैं और पार्टनरशिप फर्म भी बाउंड रहेगा, हम एक दूसरे के एजेंट हैं। कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि मैं कुछ कर रही हूं तो सारे शेयर होल्डर्स को भी वही चीज माननी पड़ेगी या वो बाउंड हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। हाउ इज अ कंपनी कैरेक्टराइज्ड इन लीगल टर्म्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो कंपनी क्या नेचुरल सिटीजन होता है? नहीं। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यस। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यस। ओन प्रॉपर्टी, यस, बट इट डज नॉट हैव सिटीजनशिप राइट्स, बिल्कुल सही। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि लीगल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन नेचुरल पर्सन जैसे सिटीजनशिप नहीं होता। हाउ डज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पार्टनर्स। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एंड पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बोथ हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो नहीं, कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती नॉर्मली, जब तक कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी ना हो। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी ही होती है। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, खत्म, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बोथ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एंड पार्टनर्स हैव नो लायबिलिटी, गलत। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर लायबल अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जितने के मैंने शेयर्स खरीदे उतना ही पैसा मुझे कंपनी को देना है, लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। करेक्ट, डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला है हाउ डू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स डिफर बिटवीन कंपनीज एंड पार्टनरशिप। ऑप्शनल है कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन? नहीं। पार्टनरशिप फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट कंपनीज आर नॉट? नहीं। बोथ कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड? नहीं। कंपनीज के लिए रजिस्टर करना कंपल्सरी है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल होता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है consider the following statements about the differences between companies and partnership firms in terms of transfer, death of members and partners and agency. The transfer of shares in a company makes the transferee a member without needing the consent of all existing members. Correct. सबकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती ना अगर कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सबके कंसेंट की जरूरत होती है।
Correct. The death of a member does not affect the existence of a company. Correct. But while the death of a partner can dissolve a partnership unless specified otherwise. Correct. पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है जब तक कि स्पेशल कुछ कॉन्ट्रैक्ट ना कर रखा हो. करेक्ट. मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट कंसिडर्ड एज एजेंट्स ऑफ ईच अदर. करेक्ट. वाइल ईच पार्टनर in a partnership firm can act as a agent of the firm and the other partners. करेक्ट. कंपनी में आप एक दूसरे के एजेंट नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म में आप एक दूसरे के और फर्म के एजेंट रहते हो. तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो डी इज द ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये था हमारा आज का सेशन. कोई भी आप टॉपिक चाहते हैं मैं स्पेसिफिकली कवर करूँ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. सो वील हैव 30 lectures in total. So I hope this will be helpful in the exam. So that's it for today. Thank you so much.